सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आपने सारा पहले का रिवाइज़ कर लिया होगा। आप सबको भी पता है कि आज हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिस्कस करने जाएंगे, जो कि एंडोक्राइन सीरीज़ हमने शुरू कर दी है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स का भी हमारा लास्ट लेक्चर है ये। सो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स विल बी कम्प्लीटेड आफ्टर दिस लेक्चर। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाद कुछ MCQs भी प्रोवाइड करूं, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन थोड़ा सा टिपिकल था, बस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपको बहुत ही आसानी होगी इससे भी ज़्यादा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल। तो एल्डोस्टेरॉन हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ अ स्टीरॉयड हार्मोन। उसी की तरह कॉर्टिसोल भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है। सो पेक्युलरिटी कॉर्टिसोल की ये है कि ये 90 to 95% ये देखो, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो स्टीरॉयड है ना, वो प्लाज्मा में अच्छी तरह डिज़ोल्व, ठीक है। तो प्लाज्मा में वो अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं होने की वजह से उसको प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में रहना पड़ता है। तो प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में रहने की वजह से स्टीरॉयड की जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ आपने केमिकल काइनेटिक्स एंड चैप्टर ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में आपने 12th में पढ़ लिया कि इट इज़ द टाइम इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज़ रिड्यूस टू इट्स हाफ वैल्यू। सो स्टीरॉयड हार्मोन अगर प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में है तो वो अच्छे से मतलब उसकी प्रोटीन स्टीरॉयड हार्मोन की हाफ लाइफ इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? अगर स्टीरॉयड मतलब इसलिए मतलब प्रोटीन उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ कर देता है क्योंकि प्रोटीन अच्छे से मतलब उसको बाउंड फॉर्म में रख के उसकी हाफ लाइफ नहीं यार। सो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो प्रोटीन क्या करता है, जैसे प्रोटीन फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन आपको पता है फिल्टर नहीं हो पाता ग्लोमेरुलस से अच्छी तरह किडनी में। सो उसकी स्टीरॉयड हार्मोन की वो हाफ लाइफ इसी तरह बढ़ा देता है। तो अगर स्टीरॉयड हार्मोन, आपको ये याद रखना है कि बॉटम पॉइंट आपको या लास्ट लाइन आपको ये याद रखनी है कि स्टीरॉयड हार्मोन इन प्लाज्मा इज़ प्रेजेंट एज इन द बाउंड फॉर्म। और बाउंड वो किसके साथ रहता है? विद प्रोटीन। सो जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन के साथ बाउंड रहेंगे और प्रोटीन के साथ बाउंड रहने की वजह से उनकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ देयर एक्शन विल बी इंक्रीज्ड। सो 90 to 95% स्टीरॉयड बाउंड फॉर्म में मिलेगा आपको प्लाज्मा में, मतलब ये कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल किसके साथ बाउंड रहता है? एक नाम होता है मतलब प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं CBG। CBG स्टैंड्स फॉर कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बोल सकते हैं या इसको ग्लोबुलिन लिखते हैं। सो इसका एक और नाम है, इसको हम ट्रांसकॉर्टिन भी बोलते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सो अगर हम मतलब मैं बोलूँ कि हाफ लाइफ कॉर्टिसोल की कितनी होगी तो ज़्यादा होगी एल्डोस्टेरॉन से, तो पता लग गया एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा देर तक बाउंड फॉर्म में नहीं रहता है, कॉर्टिसोल बाउंड फॉर्म में रहता है विद ट्रांसकॉर्टिन। सो कॉर्टिसोल की हाफ लाइफ है 60 to 90 मिनट्स तक, मतलब वो एक्ट कर सकता है, मतलब हाफ लाइफ। और जबकि टी हाफ ऑफ एल्डोस्टेरॉन में हमने ऐसे कोई मतलब मेजर प्रोटीन की बात नहीं की थी, तो उसकी हाफ़ लाइफ इससे कम है, यानी कि इसकी 20 मिनट्स हाफ़ लाइफ होती है। तो कंक्लूजन ये निकल के आया, अगर मतलब स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोटीन के साथ बाइंड रहते हैं तो उनकी हाफ़ लाइफ प्लाज्मा में इंक्रीज़ हो जाती है। सो अब हम बढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन की तरफ। तो जैसा कि हमने एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन, मेजर फंक्शंस की बात की थी, उसी तरह हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की यानी कि कॉर्टिसोल के फंक्शंस की बात भी करेंगे। सो आइए बात करते हैं फंक्शंस की। तो कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म किस का? मेनली तो ये प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये कैसे हेल्प करता है। इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉर्टिसोल? सो कॉर्टिसोल के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मेनली दो रोल होते हैं। एक होता है उसका कैटाबॉलिक रोल, ठीक है, एक होता है उसका एनाबॉलिक रोल। अब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का मतलब पता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का? सो मैंने इसको ऐसे, मतलब मेरे को भी 11th में इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि कैटाबॉलिक बनने को बोलते हैं या एनाबॉलिक किसी चीज़ की सिंथेसिस को बोलते हैं।
सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कैटाबॉलिक को ऐसे याद रखा कि कैटाबॉलिक में कैट आ रही है, कैट आ रही तो वो पंजे मारती है तो वो किसी भी चीज़ को तोड़ देती है। तो पंजे मारे, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, तो कैटाबॉलिक में कैट आई और कैट ने छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ दिया, यानी कि कैटाबॉलिक होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन। सो कॉर्टिसोल प्रोटीन्स का मसल में ब्रेक डाउन कराता है, ठीक है, मसल प्रोटीन को वो तोड़ देता है। मसल प्रोटीन को तोड़ने की वजह से उसमें क्या होती है, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन टूटने लगता है मसल का और एमिनो एसिड निकलता है, उस एमिनो एसिड का नाम होता है एलेनिन, ठीक है, एलेनिन निकल जाता है, एलेनिन रिलीज, यानी कि एमिनो एसिड बढ़ गए क्योंकि प्रोटीन टूट रहा है ना। तो मसल प्रोटीन में तो ये है। अब एनाबॉलिज्म उसका उल्टा हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ की सिंथेसिस। तो लिवर में ये प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। बस यही याद रखना है कि मसल प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है, कौन, कॉर्टिसोल, एंड एनाबॉलिक रोल उसका लिवर में है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। सो होता क्या है, आपने देखा होगा एक क्लिनिकल सिंड्रोम, क्लिनिकल केस कि कशिंग सिंड्रोम में विच इज़ रिलेटेड विद द डिसीज़ ऑफ कॉर्टिसोल इन विच देयर इज़ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। तो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से क्लिनिकल फीचर ऑफ कशिंग सिंड्रोम इज़ दैट कि उसमें मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मसल वीकनेस क्यों ज़्यादा हो गई, कंसेप्ट लगाओ, मसल वीकनेस इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ा कशिंग सिंड्रोम में, तो उसने मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड रिलीज़ कर दिए, जिसकी वजह से मसल प्रोटीन मसल्स वीक हो गई हाई कॉर्टिसोल की वजह से। सो दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर, आप उसको लिख सकते हैं जो मैंने बोला। सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपको बस ये याद रखना है कि कॉर्टिसोल इज़ अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, यानी कि वो ग्लाइसी मतलब कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता कौन है, कॉर्टिसोल। तो अब आपको मैंने पहले वाले में बताया कि प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म था, कॉर्टिसोल जो कर रहा था, उसमें एलेनिन निकल रहा था लास्ट में। एलेनिन क्या करता है, अब आपको पता होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है। सो फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जब ग्लूकोज बनता है दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में जो मसल ब्रेकडाउन की वजह से एलेनिन रिलीज़ हुआ था, वो एलेनिन आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है विच विल फॉर्म ग्लूकोज, दिस इज़ कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो कॉर्टिसोल क्या करेगा, कॉर्टिसोल इंक्रीज़ करेगा ग्लूकोज को या ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज ऑफ ब्लड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नियो ग्लूकोजेनेसिस, और इसको आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। सो एलेनिन जो कि मसल से रिलीज़ हुआ था, वो ग्लूकोज बनाएगा बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। हेंस कॉर्टिसोल कैन बी कंसीडर्ड एज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये ग्लूकोज का अपटेक बाय द सेल्स को भी रोक देता है, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि कशिंग सिंड्रोम में हुआ था, तो कशिंग सिंड्रोम में हमें हाइपरग्लाइसीमिया भी देखने को मिलता है, यानी कि हमें उसमें डायबिटीज़ मिलेगा, और उस डायबिटीज़ को हम कहते हैं एड्रीनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर दिया रोल ऑफ कॉर्टिसोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। अब हम सेकंड मेजर फंक्शन की बात करें, तो सेकंड मेजर फंक्शन इसका होगा, इसको यहाँ से लाइन खींच दो फॉर सेपरेशन। फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल सेकंड होगा एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन को वो कम करता है। इन्फ्लेमेशन को वो कम करता है बाय, मतलब आपको पता होगा इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि इंजरी के दौरान इंजर्ड टिश्यू से
निकलते हैं, तो ये कॉर्टिज़ोल क्या करते हैं, उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की रिलीज़ को, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज़ को रोक देते हैं। तो इन्फ्लेमेशन वहाँ पे नहीं हो पाती। इन्फ्लेमेशन हमारे लिए एक तरह से अच्छी भी है और बुरी भी है। देखो इसका यूज़ कहाँ आएगा, अब हम कॉर्टिज़ोल का मान लेते हैं हम किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करें तो उस बंदे का इम्यून रिस्पॉन्स जग जाए और वो उस टिश्यू को रिजेक्ट कर दें। तो रिजेक्ट ना होने के लिए अगर हम कॉर्टिज़ोल के हाई लेवल उसे दे दें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, ऑर्गन विल बी एक्सेप्टेड बाय दैट इंडिविजुअल और हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मेरे को चोट लगी तो कॉर्टिज़ोल के अगर लेवल बढ़े तो इन्फ्लेमेशन अगर नहीं हुई तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये इसका नुकसान है। तो हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे को देखते हुए सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉर्टिज़ोल इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। कॉर्टिज़ोल एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। ये आपको याद रखना है, रिड्यूस कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। और भी कुछ चीज़ें होती है, हिस्टामिन भी आपने सुना होगा कि इज़ रिलीज बाय द मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल से जो हिस्टामिन होता है उसको भी डिक्रीज़ करके ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाता है। सो टू सी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिज़ोल, लार्ज डोजेज ऑफ कॉर्टिज़ोल इज़ रिक्वायर्ड। तो थर्ड फंक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। थर्ड फंक्शन है कॉर्टिज़ोल का, इट स्टिमुलेट्स बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि बोन को एक मतलब आपने पढ़ा होगा कि बोन में कुछ क्लास्ट सेल होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बोन को रिजॉर्ब कर देंगे तो ये क्या करेंगे, कॉर्टिज़ोल अगर निकला ज़्यादा तो ये बोन रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करके ये ऑस्टियोपोरोसिस करा देगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा फंक्शन याद रखना है इसका। एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ एक और हम इसका रिलेट कर सकते हैं फंक्शन, दैट कैन बी रिटन एज नेक्स्ट फंक्शन। सो कॉर्टिज़ोल क्या करता है, कॉर्टिज़ोल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो एलर्जिक मेडिएटर्स होते हैं, एलर्जी किन की वजह से होती है बताओ, एलर्जी होती है हमारी ईओसिनोफिल्स वगैरह की वजह से, है ना, ईओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स की वजह से। तो लिम्फोसाइट्स और ईओसिनोफिल्स को भी ये इनका नंबर रिड्यूस करके एलर्जी को कम कर देता है। यानी कि अगर कॉर्टिज़ोल के लेवल बड़े होंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखना पक्का है और ईओसिनोफिल और लिम्फोसाइट का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा कॉर्टिज़ोल का है जीआईटी में। सो इतना हम वास्ट में नहीं जाएंगे वैसे तो। लास्ट फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फिफ्थ फंक्शन ऑफ कॉर्टिज़ोल क्या होगा जीआईटी पे, यानी कि पेट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, कि ये क्या करता है, एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। एसिड के सिक्रीशन को इसने बढ़ा दिया, यानी कि H+ बढ़ गए, यानी कि एसिड बढ़ गया अंदर पेट के। अब पेट के अंदर बढ़ गया तो अगर मैं आपसे पूछूँ, सो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉर्टिज़ोल विल लीड टू, क्या होगा अगर कॉर्टिज़ोल बढ़ गया तो ये एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा। एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो एक मतलब कुछ बीमारी टाइप हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द क्लिनिकल कोरिलेशन जो कि आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ख़त्म करते हुए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ वेरी स्मॉल। हमने कर ली बात इसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। इफ़ यू वांट नोट्स राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो लास्ट टॉपिक आज का हमारा होगा एड्रीनल सेक्स स्टेरॉइड्स। तो एड्रीनल सेक्स स्टेरॉइड्स किससे निकलते थे, एड्रीनल सेक्स स्टेरॉइड हमारे निकलते थे ज़ोना रेटिकुलरिस से। सो ज़ोना रेटिकुलरिस से दो तरह के मेनली सेक्स स्टेरॉइड्स निकलते हैं। आपने बॉर्नविटा जब ख़रीदा होगा या कभी भी हॉर्लिक्स ख़रीदा होगा तो आपने एड्स में सुना होगा अक्सर कि इसमें प्रेजेंट है DHEA, जो आपकी बच्चे की मतलब अब तो सेक्स फंक्शंस तो नहीं बोलेंगे ऐड में, कि जो आपके बच्चे की मानसिक रूप से मतलब बड़ा होने में मदद करता है। तो DHEA की फुल फॉर्म क्या है, ये वही DHEA है। D स्टैंड्स फॉर डी हाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन, ऑल्सो स्टेरॉइड। ये आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों सेक्स स्टेरॉइड है, विच आर रिलीज फ्रॉम ज़ोना रेटिकुलरिस। एंड्रोजेंस हैं, ये एंड्रोजेंस हैं। ठीक है ना। अब आपने एंड्रोशियम पढ़ा होगा किस में, हाँ
उसमें पढ़ा है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, एंड्रोशियम गाइनोसियम। गाइनोशियम स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव फॉर फीमेल और एंड्रोशियम इज़ फॉर मेल। अब पेक्यूलर बात देखो इसकी, मेल का सिंबल क्या होता है, ये या ये होता है ना। तो मेल में मेल एंड्रोजन सिक्रिएट करते हैं, एंड्रोजन मेल के लिए होता है। हाँ, पेक्यूलर ये है। प्लस दूसरा मैं सेक्स स्टेरॉइड का नाम लिख दूँ, इसका नाम आप कहीं देखेंगे प्रदीप वगैरह में तो दिखेगा, एंड्रोस्टेनिडायोन। ठीक है, पेक्यूलर थिंग ये है कि दीज टू सेक्स स्टेरॉइड्स आर फाउंड इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल्स। क्यों भाई, मेल में तो चलो ठीक है मिलेगा, लेकिन फीमेल में मेल हार्मोन का क्या काम है, सोचने की बात है ना। सो क्वेश्चन लास्ट अराइजेस हियर दैट व्हाई दीज मेल सेक्स हार्मोन्स फीमेल में क्या कर रहे हैं, व्हाई दे आर फाउंड इन फीमेल। हाँ, सो आंसर इज बिकॉज these hormones have certain important function in male as well as female also. The important functions are sexual desire जो आपको होती है उसे हम libido कहते हैं, तो libido के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोनों हार्मोन्स। एंड सेकंड फंक्शन है कि जो आपका ग्रोथ होता है हेयर्स की, ग्रोथ ऑफ एक्जिला, पता है ना कांख में आर्मपिट जिसको आप बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ एक्जिली एंड प्यूबिक, यानी कि जेनिटल में जो हेयर उगते हैं, किसका काम है वो, सेक्सुअल डिज़ायर। और ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर इज़ द फंक्शन ऑफ DHEA एंड एंड्रोस्टेनिडायोन। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, एड्रीनल कॉर्टेक्स यहीं पे हुआ ख़त्म। आई होप आपको अच्छी तरह बिल्कुल समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप इसको अच्छे से सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, जिनको वीडियोस पसंद आए मेरे को लाइक करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेहनत तो अपनी जगह है। ठीक है, तो सो गाइस मेहनत अच्छे से करते रहना, एड्रीनल कॉर्टेक्स अच्छे से रिवाइज़ करना। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम करेंगे पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी करने से पहले आई होप कि आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। सो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।